ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 371। शुरुआत में त्यानेंग सिक्योरिटी ग्रुप के प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मियों की सहायता से मयंक चौधरी ने बढ़त बना ली थी और वह जल्द ही वैदेही देशमुख के क्षेत्र पर कब्जा करने वाला था। दादाजी मयंक, क्या ये लगभग खत्म हो चुका है? हाँ, अगर कोई और रुकावट नहीं आई तो आज रात और कल सुबह तक पूरा क्षेत्र मेरा होगा। मयंक चौधरी ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। अगर वैदेही देशमुख खत्म हो गई तो क्या अर्जुन कपूर की बारी भी जल्द ही आएगी? यही सवाल यशवर्धन रेड्डी को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। अगर वैदेही देशमुख मेरी मदद नहीं कर पाएगी तो वह छोटा लड़का अर्जुन कपूर मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। मयंक चौधरी ने कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया। अर्जुन कपूर उसकी नज़रों में केवल एक शिकार था जिसे वह जब चाहे खत्म कर सकता था। ये तो बहुत शानदार है, यशवर्धन रेड्डी उत्साहित होकर बोला। अब वह जल्द से जल्द अर्जुन कपूर को अपने पैरों तले कुचलना चाहता था। लेकिन जब दोनों बेहतर कल की कल्पना कर रहे थे तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। अचानक त्यानेंग सिक्योरिटी ग्रुप के सभी प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी एक साथ रुक गए और वहां से जाने लगे। इन लोगों के बिना मयंक चौधरी की स्थिति तुरंत मजबूत से कमजोर हो गई और अब वह बुरी तरह से पिछड़ने वाला था। तुम सब कहाँ जा रहे हो? मैं त्यानेंग सिक्योरिटी ग्रुप का शेयरधारक और उपाध्यक्ष हूँ। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, वापस जाओ। मयंक चौधरी तेजी से बाहर आया और अपने पद और पहचान का डर दिखाने की कोशिश की, लेकिन इनमें से किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। वे बिना रुके आगे बढ़ते रहे और गाड़ियों की ओर बढ़ने लगे। क्या तुम सब विद्रोह कर रहे हो? अगर तुम चले गए तो याद रखना, मैं तुम्हें तुरंत नौकरी से निकाल दूंगा। मयंक चौधरी ने उन्हें धमकाने की कोशिश की। यशवर्धन रेड्डी भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक सुरक्षा प्रमुख ठंडी आवाज में बोला, उपाध्यक्ष मयंक, अगर आप हमें निकालना चाहते हैं तो पहले अध्यक्ष से पूछ लीजिए कि क्या उन्हें ये स्वीकार है। क्या मतलब? मयंक चौधरी ने गुस्से में पूछा। मतलब साफ है, अध्यक्ष ने हमें वापस बुलाने का आदेश दिया है। आप उपाध्यक्ष हैं, लेकिन क्या आप अध्यक्ष से बड़े हैं? सुरक्षा प्रमुख ने ठंडे लहजे में कहा और सीधे वहां से चला गया। मयंक चौधरी स्तब्ध रह गया। क्या यह आदेश खुद प्रदीप सिन्हा ने दिया? उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये कैसे संभव है? गहरी उलझन के साथ उसने तुरंत प्रदीप सिन्हा को फोन लगाया। फोन कनेक्ट होते ही प्रदीप सिन्हा ने उस पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। तुमने हिम्मत कैसे की मिस्टर अर्जुन के खिलाफ जाने की? अब मयंक चौधरी को एहसास हुआ कि इस सब के पीछे अर्जुन कपूर ही था। अर्जुन कपूर? गुस्से और निराशा से भरा मयंक चौधरी चीख पड़ा और टूट सा गया। उसने प्रदीप सिन्हा को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदीप सिन्हा ने उसका फोन काट दिया और उसे ब्लॉक कर दिया। दूसरी ओर अर्जुन कपूर ने तुरंत वैदेही देशमुख को इस खबर की जानकारी दी। सच में? ये सुनते ही वैदेही देशमुख खुशी से झूम उठी। बॉस अर्जुन, आप कमाल हैं। इस पल वैदेही देशमुख को अर्जुन कपूर पर गर्व महसूस हुआ। त्यानेंग सिक्योरिटी ग्रुप के सुरक्षा गार्डों के कारण वह बहुत परेशान थी, लेकिन अब कुछ ही घंटों में अर्जुन कपूर ने ये समस्या हल कर दी थी। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। मुझे बॉस अर्जुन जैसा सहयोगी मिलने पर गर्व है। वैदेही देशमुख छोटी प्रशंसक बन गई और अर्जुन कपूर का धन्यवाद करने लगी। इसके बाद वैदेही देशमुख ने तुरंत फोन काट दिया और आखिरी हमले की तैयारी में जुट गई। आज रात वह मयंक चौधरी को पूरी तरह से हरा देना चाहती थी। दोपहर के भोजन के बाद अर्जुन कपूर, प्रदीप सिन्हा और अन्य लोगों से विदा लेकर अपने होटल वापस लौट आए। कुछ घंटे बाद अर्जुन कपूर ने अचानक कैलेंडर की ओर देखा। रितिका पटेल को टिफ़नी ग्रुप में काम करते हुए कुछ समय हो गया। अब तक उसे काम की पूरी प्रक्रिया समझ आ गई होगी। फिर उन्होंने रितिका पटेल को फ़ोन किया। मिस्टर अर्जुन, मैंने डिज़ाइन विभाग की सभी प्रक्रियाएं सीख ली हैं। बहुत बढ़िया। अब मैं टिफ़नी ग्रुप के मौजूदा मुख्य डिज़ाइनर को हटाकर तुम्हें ये पद देने जा रहा हूँ। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है, मुझे निराश मत करना। अर्जुन कपूर ने चेतावनी दी। अब जब टिफ़नी ग्रुप लगभग पूरी तरह से उसका था तो वह इसकी व्यावसायिक रणनीति पर और ध्यान देना चाहता था। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मैंने कुछ नए डिज़ाइन भी तैयार किए हैं, रितिका पटेल ने आश्वासन दिया। शाम होते ही वैदेही देशमुख ने हमला शुरू कर दिया। मयंक चौधरी अब खुद को बचाने की स्थिति में भी नहीं था। उसका साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा। शाम को अर्जुन कपूर को ईशा पटेल का फोन आया। अर्जुन, आज रात डिनर के लिए मेरे घर आओ। क्योंकि ईशा पटेल के पिता आज रात हैदराबाद छोड़ रहे थे, लेकिन इससे पहले वह एक आखिरी बार अर्जुन कपूर से मिलना चाहते थे।
कोई समस्या नहीं। कुछ ही मिनटों बाद अर्जुन कपूर कार में बैठकर पटेल परिवार के विला की ओर रवाना हो गए। लेकिन जैसे ही वह पहुंचे, ईशा पटेल के पिता ने उन्हें अकेले अपने अध्ययन कक्ष में बुला लिया। वह कुछ गंभीर बात करना चाहते थे। अध्याय 372। जब ईशा पटेल के पिता ने रहस्यमय तरीके से अर्जुन कपूर को अध्ययन कक्ष में बुलाया तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन तभी ईशा के पिता ने कहा, छोटे अर्जुन, क्या तुम नहीं चाहते कि ईशा पटेल पटेल परिवार की तीसरी पीढ़ी की उत्तराधिकारी बने? अब एक अच्छा मौका है। कैसा अच्छा मौका? अर्जुन कपूर ने सतर्कता से पूछा। क्या तुमने कभी हैदराबाद यादव परिवार के बारे में सुना है? ईशा के पिता ने पूछा। थोड़ा बहुत सुना है, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। हैदराबाद यादव परिवार हैदराबाद के शीर्ष अमीर परिवारों में से एक था, जिसकी शक्ति रेड्डी परिवार के बराबर थी। लेकिन अर्जुन कपूर का उनसे पहले कोई सीधा संबंध नहीं था। अब ईशा के पिता ने अचानक यादव परिवार का जिक्र क्यों किया? 10 अरब की उधारी, परिवार में बढ़त का अवसर। कुछ साल पहले हमने यादव परिवार के साथ एक व्यापारिक सौदा किया था। उस समय उनकी वित्तीय स्थिति खराब थी और उन्होंने हमसे 10 अरब उधार लिए थे। उन्होंने वादा किया था कि जब उनके पास पर्याप्त धन होगा तो वे ये राशि हमें अधिकतम 1.5 साल में लौटा देंगे। लेकिन अब 4 साल से अधिक हो चुके हैं। हमने कई बार यादव परिवार को याद दिलाया, लेकिन वे हमेशा बहाने बनाकर टालते रहे। हमने पहले दोस्ती की वजह से इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन हाल ही में हमें पता चला कि यादव परिवार के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी विदेशों में महंगे घर और संपत्तियां खरीद रहे हैं, जिनकी कीमत अरबों में है। इससे हमारे परिवार के मुखिया बहुत नाराज हो गए। उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी यादव परिवार से ये 10 अरब वसूल कर लेगा, उसे आधी राशि का इनाम मिलेगा और साथ ही उसके परिवार में दर्जे को एक स्तर ऊंचा कर दिया जाएगा। ईशा के पिता ने आगे बताया, ये हमारे परिवार की युवा पीढ़ी के लिए एक परीक्षा की तरह है, ये देखने के लिए कि कौन सबसे योग्य और सक्षम है। अर्जुन कपूर को अब सारी बात समझ आ गई। नई चुनौती, नई प्रेरणा। ये काम आसान नहीं है। कई लोग इसे पहले आजमा चुके हैं और असफल हुए हैं। ईशा के लिए ये करना लगभग असंभव है। मैं रात के खाने के बाद मुंबई लौट रहा हूँ, इसलिए मैं ईशा की मदद नहीं कर सकता। तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो ईशा की सहायता कर सकते हो। यह एक बेहतरीन अवसर है, इसे हाथ से मत जाने दो। ईशा के पिता ने गंभीरता से कहा। जैसे ही उन्होंने बात खत्म की, अर्जुन कपूर के दिमाग में सिस्टम की यांत्रिक आवाज गूंजी। डिंग। अस्थायी मिशन की घोषणा। ईशा पटेल के साथ यादव परिवार जाओ और 10 अरब की उधारी वापस लो। मिशन की समय सीमा 48 घंटे के भीतर। मिशन का इनाम रोल्स रॉयस ग्रुप के 6% शेयर, जिससे अर्जुन कपूर चौथे सबसे बड़े शेयरधारक बनेंगे। मिशन इनाम 361 अनुभव अंक। अब यह मिशन 48 घंटे के भीतर पूरा करना आवश्यक था, लेकिन अगर यह सफल हुआ तो अर्जुन कपूर रोल्स रॉयस ग्रुप के चौथे सबसे बड़े शेयरधारक बन जाएंगे और उनका हिस्सा 11% तक बढ़ जाएगा। अर्जुन कपूर का सवाल। मुझे एक संदेह है। अर्जुन कपूर ने ईशा के पिता की ओर देखा। पूछो। ईशा के पिता ने सिर हिलाया। यादव परिवार की ताकत रेड्डी परिवार के बराबर है। अगर पटेल परिवार चाह ले तो 3 दिन में रेड्डी परिवार को गिराया जा सकता है। तो फिर यादव परिवार से पैसा वसूलना इतना मुश्किल क्यों है? अर्जुन कपूर ने पूछा। तुम यह नहीं जानते, भले ही यादव परिवार की ताकत रेड्डी परिवार के बराबर हो, लेकिन यादव परिवार सीधे दिल्ली के मुख्य यादव परिवार से जुड़ा हुआ है। हमारे लिए हैदराबाद का यादव परिवार कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन दिल्ली का यादव परिवार अलग है। ईशा के पिता ने समझाया। अगर हमने यादव परिवार पर अधिक दबाव डाला और मामला दिल्ली के यादव परिवार तक पहुंच गया तो यह एक बड़ी समस्या बन जाएगी। अर्जुन कपूर ने चुनौती स्वीकार की। मैं इसे आजमाऊंगा, अर्जुन कपूर ने आत्मविश्वास से कहा। अगर वह इस मिशन में सफल होते हैं तो न केवल रोल्स रॉयस ग्रुप के 6% शेयर और 361 अनुभव अंक मिलेंगे, बल्कि ईशा पटेल की स्थिति भी परिवार में मजबूत हो जाएगी। साथ ही 10 अरब का इनाम भी हाथ में आएगा। यह एक ही बार में कई निशाने साधने का अवसर था। प्रतिद्वंद्वी यशवर्धन पटेल। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा, ईशा की सबसे बड़ी प्रतियोगिता यशवर्धन पटेल है। वह ईशा का चचेरा भाई है और दुनिया के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में से एक से स्नातक है। वह अत्यंत प्रतिभाशाली और सक्षम है। वह पटेल परिवार की तीसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी की दौड़ में सबसे आगे है और इस बार उसके पास भी समय है। वह जरूर इस मौके को भुनाने की कोशिश करेगा। ईशा के पिता ने चेतावनी दी। यशवर्धन पटेल। ठीक है, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। ईशा के पिता का प्रस्ताव और अर्जुन कपूर का जवाब। अंत में ईशा के पिता ने अर्जुन कपूर को एक नोट दिया जिस पर एक विशेष फ़ोन नंबर लिखा था। यह मेरा निजी नंबर है। केवल ईशा और कुछ करीबी लोग ही इसे जानते हैं। अगर तुम्हें रेड्डी परिवार से निपटने में कोई समस्या आती है तो मुझसे संपर्क करना। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ईशा के पिता ने प्रस्ताव रखा।
लेकिन अर्जुन कपूर ने बिना एक नज़र डाले ही नोट को मोड़कर कागज़ का हवाई जहाज़ बना दिया और उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। रेड्डी परिवार से निपटने के लिए मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, अर्जुन कपूर ने शांत भाव से कहा। ईशा के पिता की प्रतिक्रिया। शाबाश लड़के, तुम में हिम्मत है। ईशा के पिता नाराज़ नहीं हुए बल्कि गहरी प्रशंसा के साथ बोले। अगर अर्जुन कपूर ने वह नोट रख लिया होता तो उनकी धारणा खराब हो जाती, लेकिन अब उसने उसे बिना देखे फेंक दिया। इससे ईशा के पिता को विश्वास हो गया कि शायद उनकी बेटी ने सही आदमी चुना है। अब देखना यह था कि अर्जुन कपूर 30 दिनों के अंदर रेड्डी परिवार को गिराने में सफल हो पाता है या नहीं। नए मिशन की तैयारी। रात के खाने के बाद ईशा के पिता ने ईशा पटेल से कुछ देर अकेले बात की। फिर वह किसी को भी उसे छोड़ने देने से मना करते हुए अपनी कार में बैठकर हवाई अड्डे के लिए निकल गए। तो जीजू, मेरे पापा को संभालना आसान नहीं था, है ना? जैसे ही कार दूर गई, दया पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई खास बात नहीं, अर्जुन कपूर ने लापरवाही से जवाब दिया। संभालना किसे है, ये ताकत पर निर्भर करता है। अगर अर्जुन कपूर अभी अकेले हजारों अरबों की संपत्ति का मालिक होता और उसकी शक्ति पटेल परिवार के बराबर या उससे अधिक होती, तो देखना दिलचस्प होता कि भविष्य के ससुरजी किसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। शायद तब ईशा के पिता ही अर्जुन कपूर को मनाने के लिए आगे आते। जो भी समस्या आएगी हम उसे साथ में सामना करेंगे। सबसे बुरा क्या होगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भी पटेल परिवार से नाता तोड़ दूंगी। फिर हम दोनों ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने परिवारों से संबंध तोड़ दिए। ईशा पटेल ने आगे बढ़कर अर्जुन कपूर का हाथ थाम लिया और दृढ़ता से कहा। इतना निराशावादी मत बनो, मुझ पर भरोसा रखो, अर्जुन कपूर ने मुस्कुराकर ईशा पटेल से कहा। अब जब तीसरे स्तर की प्रणाली उसके पास थी तो उसकी कुल संपत्ति हर दिन अरबों या शायद दसियों अरबों से भी बढ़ रही थी। अगर उसे हजारों अरबों का टाइकून बनना हो तो यह मुश्किल नहीं, बस 2-3 महीने की बात है। इसके बाद अर्जुन कपूर ने ईशा पटेल को एक तरफ बुलाया और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू कर दी। अध्याय 373। अर्जुन कपूर और ईशा पटेल ने चर्चा की कि हैदराबाद यादव परिवार से 10 अरब की उधारी कैसे वसूली जाए और साथ ही ईशा के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी यशवर्धन पटेल पर भी बातचीत की। मेरा चचेरा भाई वास्तव में बहुत योग्य है, लेकिन वह एक मुस्कुराते हुए बाघ जैसा है। अगर तुम मुझसे मिलो तो उसकी मुस्कुराहट के पीछे की चालाकी से बचकर रहना, ईशा पटेल ने चेतावनी दी, क्योंकि वह भी अपने इस चचेरे भाई से थोड़ी डरी हुई थी। मुस्कुराता हुआ बाघ, अर्जुन कपूर ने सोचा। ऐसे लोग निपटने में ज्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब यादव परिवार के पास पटेल परिवार का 10 अरब बकाया है तो अर्जुन कपूर इसे हर हाल में वसूल करेगा। योजना और आगे की रणनीति। हैदराबाद टेक ग्रुप में सुबह एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने के कारण ईशा पटेल अगले दिन सुबह नहीं जा सकती थी। इसलिए दोनों ने यह तय किया कि वे दोपहर 1 बजे यादव परिवार के पास जाकर उनकी स्थिति का जायजा लेंगे। थोड़ी देर पटेल विला में रुकने के बाद अर्जुन कपूर वहां से निकल गया। जब अर्जुन कपूर होटल लौटने ही वाला था तभी उसे वैदेही देशमुख का फोन आया। बॉस अर्जुन, मयंक चौधरी पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब सिर्फ उसका आखिरी गढ़ नीलकंठ प्राइवेट क्लब बचा है। मेरे लोग उस पर हमला कर रहे हैं और आधे घंटे में सब खत्म हो जाएगा। क्या आप इसे देखना चाहेंगे? आधे घंटे में खत्म? ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूं। नीलकंठ प्राइवेट क्लब में निर्णायक युद्ध। जब अर्जुन कपूर वहां पहुंचा तो वैदेही देशमुख के लोग मयंक चौधरी के सारे प्रमुख गुर्गों को पकड़ चुके थे। अब सिर्फ नीलकंठ प्राइवेट क्लब का मालिक का कार्यालय बचा था, जिसका दरवाजा बंद था। वैदेही देशमुख ने जानकारी ली और पाया कि कमरे के अंदर सिर्फ मयंक चौधरी था। संभावित खतरे को देखते हुए वैदेही देशमुख ने पहले अपने लोगों को भेजा, फिर खुद और अर्जुन कपूर अंदर गए। अंदर का दृश्य मयंक चौधरी का अंतिम मोड़। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि सफ़ेद बालों वाला मयंक चौधरी कॉलीग्राफी लिखते हुए जोर जोर से गालियां दे रहा था। कमरे में और कोई नहीं था। वैदेही देशमुख ने इशारा किया और उसके लोग बाहर चले गए। अब कमरे में सिर्फ 3 लोग बचे थे, अर्जुन कपूर, वैदेही देशमुख और मयंक चौधरी। अर्जुन कपूर ने नज़र घुमाई और देखा कि मयंक चौधरी ने जो लिखा था वह था विजेता राजा और हारने वाला डाकू। अंतिम हार की स्वीकारोक्ति। मयंक चौधरी ने अर्जुन कपूर और वैदेही देशमुख को देखा और गहरी सांस ली। यकीनन भविष्य का समय भयानक होने वाला है, मयंक चौधरी ने निराशा से कहा। मुझे यकीन नहीं था कि मैं तुम दोनों से हार जाऊंगा। अब उसे अफसोस हो रहा था। अगर उसने पहले ही जान लिया होता कि अर्जुन कपूर और वैदेही देशमुख इतने मजबूत हैं तो वह कभी उनके खिलाफ नहीं जाता। वैदेही देशमुख की जीत, जिन्होंने हैदराबाद के सबसे बड़े भूमिगत बॉस को हराया। मेरे पूरे साम्राज्य को निगलने के बाद अब तुम हैदराबाद के भूमिगत दुनिया के नंबर 1 बॉस बनने जा रही हो, मयंक चौधरी ने वैदेही देशमुख से कहा। फिर उसने अर्जुन कपूर की ओर देखा। शायद रेड्डी परिवार के लिए तुम्हारे साथ दुश्मनी मोल लेना एक बहुत बड़ी भूल थी।
ये कहकर मयंक चौधरी चुपचाप बाहर चला गया और वैदेही देशमुख के लोगों ने उसे पकड़ लिया। अर्जुन कपूर और वैदेही देशमुख की बातचीत। अब वैदेही देशमुख हैदराबाद की भूमिगत दुनिया की सबसे ताकतवर नेता बन चुकी थी। बधाई हो मिस वैदेही, अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। बॉस अर्जुन, आप विनम्रता कर रहे हैं। ये जीत आपकी है। अगर आप नहीं होते तो मैं कब का मयंक चौधरी से हार गई होती। अब तक वैदेही देशमुख सिर्फ अर्जुन कपूर को सहयोगी और मित्र मानती थी, लेकिन अब वह अर्जुन कपूर की पूरी तरह से प्रशंसक बन चुकी थी। भूमिगत दुनिया का नियंत्रण अर्जुन कपूर की नई रणनीति। अगर तुम चाहो तो तुम खुद ये पद ले सकते थे, अर्जुन कपूर ने कहा, लेकिन यह मेरी भूमिका नहीं है। मेरी स्थिति अब बदलती जा रही है और मैं सीधे तौर पर एक भूमिगत नेता नहीं बन सकता। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेरे लिए काम कर सकें, और अब वह भूमिका तुम निभा रही हो। अब वैदेही देशमुख केवल अर्जुन कपूर की सहयोगी नहीं रही, बल्कि वह उसके अधीनस्थ की तरह हो गई थी। यशवर्धन रेड्डी की गहरी जलन। ये पूरी घटना यशवर्धन रेड्डी ने दूर एक इमारत से छुपकर देखी। धड़ाम। जब उसने अर्जुन कपूर को विजेता की तरह नीलकंठ प्राइवेट क्लब से बाहर निकलते देखा तो वह गुस्से में दीवार पर मुक्का मार बैठा। उसके हाथ से खून बहने लगा। यशवर्धन रेड्डी की हार और बदले की योजना। इस समय अर्जुन कपूर चमकते सितारे की तरह ऊंचाइयों पर था और वह छिपकर चूहे की तरह बैठा था। मैं बुरी तरह हार चुका हूं, उसने खुद से कहा। वह अर्जुन कपूर को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना चाहता था, लेकिन उल्टा खुद एक मजाक बन गया। अब जब वह परिवार लौटेगा तो पूरा परिवार उसका मजाक उड़ाएगा। लेकिन यह अंत नहीं है। अर्जुन कपूर, मैंने हार मान ली, इसका मतलब यह नहीं कि पूरा रेड्डी परिवार हार चुका है। अभी बहुत कुछ बाकी है, बस इंतजार करो, यशवर्धन रेड्डी ने गुस्से में कहा और चुपचाप वहां से चला गया। अगली सुबह सिस्टम का इनाम। सुबह सिस्टम का इनाम आया। डिंग। नाता तोड़ने का 75वां दिन। इनाम 10 टन सोना। क्या सिस्टम ने क्या इनाम दिया? अर्जुन कपूर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सिस्टम पैनल को दोबारा देखा। आज का इनाम 10 टन सोना, 10 टन सोना। यह अद्भुत है। इस समय अर्जुन कपूर की आवाज़ कांप रही थी। लोग आमतौर पर सोने की खरीदारी ग्राम में करते हैं, अमीर लोग किलोग्राम में निवेश करते हैं, लेकिन यहाँ तो सिस्टम ने एक साथ 10 टन सोना दे दिया। सिस्टम, तुम महान हो। सोना एक अनमोल संपत्ति है। प्राचीन समय से लेकर आज तक कोई भी संकट या गिरावट इसे कमज़ोर नहीं कर सकता। सोना हमेशा हार्ड करेंसी रहा है और यह किसी भी शेयर या अन्य संपत्ति से अधिक मूल्यवान होता है। और इस समय सोने की कीमत तेजी से बढ़ रही है। एक ही बार में 10 टन सोना पाने का एहसास, यह अविश्वसनीय है। अर्जुन कपूर के चेहरे पर चमकती हुई मुस्कान थी। अब से वह 10 टन सोने का मालिक था। लेकिन तभी अर्जुन कपूर के दिमाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आया। अब इस 10 टन सोने को कहाँ रखूं? अध्याय 374। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि 10 टन सोना इस समय कहाँ है? सिस्टम द्वारा पहले दिए गए अधिकांश इनाम अर्जुन कपूर के होटल, स्वीट या विला में सीधे प्रकट हो जाते थे। लेकिन 10 टन सोना साधारण इनाम नहीं था। वह होटल के टॉप फ्लोर पर रह रहा था। अगर अचानक 10 टन सोना उस जगह पर आ जाता तो वह सच में नहीं जानता था कि होटल की मंजिल उसका भार सह पाएगी या नहीं। सिस्टम की विशेष व्यवस्था। अर्जुन कपूर ने सिस्टम का विवरण दोबारा देखा और पाया कि सिस्टम इनाम के साथ एक विशेष स्पष्टीकरण भी दिया गया था। उसने तुरंत उसे क्लिक किया। चूंकि 10 टन सोने की मात्रा बहुत अधिक है, सिस्टम इसे खरीदने में आपकी सहायता करने के बाद विक्रेता अगले 12 घंटों में आपसे संपर्क करेगा ताकि डिलीवरी और अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की जा सके। कृपया अपने फ़ोन का नेटवर्क चालू रखें। सच में सिस्टम बहुत ही समझदार है। अर्जुन कपूर ने राहत की सांस ली। अब उसे इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। खुशी में बड़ी भूख। 10 टन सोने के इनाम ने अर्जुन कपूर को बेहद उत्साहित कर दिया था। अब मूड इतना अच्छा था कि उसे ज़बरदस्त भूख लग गई। फिर वह होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकला और भोजन करने चला गया। यादव परिवार से मिलने की तैयारी। दोपहर 1 बजे अर्जुन कपूर अपनी कार लेकर ईशा पटेल को लेने पहुंचा। इसके बाद दोनों सीधे हैदराबाद यादव परिवार की हवेली की ओर रवाना हो गए। हैदराबाद यादव परिवार एक भव्य हवेली। हैदराबाद यादव परिवार की ताकत रेड्डी परिवार के बराबर थी, लेकिन उनके दिल्ली स्थित यादव परिवार के साथ संबंधों की वजह से उनकी स्थिति थोड़ी अधिक ऊंची थी। उनकी हवेली एक विशाल जियांगनान शैली की भव्य संपत्ति थी जो 10 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली हुई थी। मैंने अभी तक ऐसी जियांगनान शैली की हवेली में नहीं रहा हूं। अगर मौका मिला तो एक ऐसी हवेली जरूर खरीदूंगा, अर्जुन कपूर ने खुद से कहा। भव्य हवेली पर छोटी कीमत। इस तरह की हवेली का मूल्य दसियों अरबों में हो सकता था। लेकिन अर्जुन कपूर की संपत्ति अब 100 अरब से भी अधिक हो चुकी थी, तो यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हवेली में प्रवेश। पहला संकेत। अर्जुन कपूर और ईशा पटेल ने यादव परिवार की हवेली में प्रवेश किया।
एक नौकर उनके पास आया और आगंतुकों के बारे में पूछा। जैसे ही उन्होंने अपनी पहचान बताई, अरे, आप भी मुंबई के पटेल परिवार से हैं? नौकर ने आश्चर्य से कहा। क्या पहले भी पटेल परिवार से कोई आया था? अर्जुन कपूर ने पूछा। जी हाँ, अभी 10 मिनट पहले एक बहुत ही मधुर और मुस्कुराता हुआ युवक पटेल परिवार से आया है, नौकर ने बताया। मुस्कुराता हुआ युवक, ईशा पटेल समझ गई। यशवर्धन पटेल। प्रतिद्वंद्वी आ चुका था। यशवर्धन पटेल, जिसे ईशा पटेल ने पहले ही मुस्कुराता हुआ बाघ कहा था, वह पहले ही यादव परिवार से मिलने पहुंच चुका था। मुलाकात यादव परिवार का जाल। नौकर अंदर रिपोर्ट करने चला गया और कुछ ही देर में लौटा। कृपया द्वितीय स्वागत कक्ष में जाएं। अब अर्जुन कपूर और ईशा पटेल को दूसरे स्वागत कक्ष में ले जाया गया। वहीं पहले से ही यशवर्धन पटेल और उसकी सुंदर सहायक बैठी हुई थी। दूर बैठकर निगरानी यादव परिवार के मुखिया की चाल। दूसरी ओर यादव परिवार के मुखिया गोपाल यादव एक अलग कमरे में बैठकर इस पूरी बैठक को कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइव देख रहे थे। दो पटेल परिवार के सदस्य एक दूसरे के आमने सामने हैं, यह मज़ेदार होगा, गोपाल यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। यादव परिवार क्यों इन दोनों को आमने सामने देखना चाहता था? यादव परिवार को 10 अरब लौटाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उनके पीछे दिल्ली का यादव परिवार था। अब वह देखना चाहते थे कि पटेल परिवार के इन दोनों प्रतिनिधियों के बीच क्या होता है। अगर दोनों आपस में ही झगड़ पड़े तो और मज़ा आएगा। शायद मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही न पड़े, गोपाल यादव ने सोचा। ओह, बहन आई है। जैसे ही ईशा पटेल और अर्जुन कपूर अंदर पहुंचे, यशवर्धन पटेल उठकर मुस्कुराया। हाय भाई, ईशा पटेल ने भी औपचारिक रूप से जवाब दिया। ये तुम्हारा असिस्टेंट है? यशवर्धन पटेल ने अर्जुन कपूर को देखा और लापरवाही से पूछा। नहीं, यह मेरा बॉयफ्रेंड है अर्जुन कपूर, ईशा पटेल ने तुरंत स्पष्ट किया। क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मैजिक सिटी में हड़कंप मच जाएगा। यशवर्धन पटेल तक हैरान था। ईशा पटेल का अतीत कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अब तक ईशा पटेल को मैजिक सिटी की सबसे खूबसूरत महिला माना जाता था। उसके असंख्य अमीर और प्रभावशाली प्रेमी थे, कई अरबपतियों के बेटे, बड़े उद्योगपतियों के उत्तराधिकारी, शक्तिशाली नेताओं के पुत्र, लेकिन ईशा पटेल ने सभी को ठुकरा दिया। अर्जुन कपूर कौन है? लेकिन अब उसका बॉयफ्रेंड अचानक एक आम आदमी लगने वाला अर्जुन कपूर था। क्या यह आदमी इतना खास है? यशवर्धन पटेल ने सोचा और गहरी नज़र से अर्जुन कपूर को देखा। नमस्ते, मैं यशवर्धन पटेल, पटेल परिवार का सीधा उत्तराधिकारी और ईशा का चचेरा भाई। यशवर्धन पटेल ने बेहद मधुर मुस्कान के साथ अर्जुन कपूर से हाथ मिलाया। हालांकि बाहर से वह बहुत शालीन और गर्मजोशी से भरा लग रहा था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अगर यह खबर मैजिक सिटी तक पहुंची कि ईशा पटेल का बॉयफ्रेंड ये लड़का है, उद्धरण चिन्ह ... तो उसके पुराने प्रेमी और चाहने वाले पागल हो जाएंगे। कितनों को झटका लगेगा। अरबपति उत्तराधिकारी, बड़े व्यवसायी नेताओं के प्रभावशाली बेटे, फिल्म स्टार से भी ज्यादा आकर्षक युवक, हर किसी ने ईशा पटेल को पाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने सभी को ठुकरा दिया था। अब एक अनजाने नाम के साथ अर्जुन कपूर उसके जीवन में आ गया था। इसका मतलब ये लड़का कुछ खास होगा। यशवर्धन पटेल ने गहरी नज़र से अर्जुन कपूर का मुआयना किया, लेकिन उसे इसमें कुछ भी असाधारण नहीं दिखा। इसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मैंने कभी कोई प्रभावशाली कपूर परिवार नहीं सुना। शक्ल अच्छा दिखता है, पर हॉलीवुड सितारों जितना नहीं। फिर ईशा पटेल ने इसे ही क्यों चुना? हाय, मैं अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ मिलाया। ये लड़का असली परेशानी में पड़ने वाला है, यशवर्धन पटेल ने मन ही मन सोचा। अगर इस खबर को मैंने फैला दिया तो ईशा पटेल के चाहने वाले इसे मिटाने के लिए टूट पड़ेंगे। ये लड़का मुश्किल में फंसने वाला है। दूसरी ओर गोपाल यादव, जो दूर बैठकर इस बैठक को लाइव देख रहे थे, उनका चेहरा अचानक सख्त हो गया। क्या कोई लड़ाई नहीं? इन दोनों को तो आपस में भिड़ जाना चाहिए था। वे यहाँ ऐसे बैठे हैं जैसे कोई पारिवारिक मिलन हो रहा हो। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कुछ ही देर में गोपाल यादव ने प्रवेश किया। अब वह खुद स्थिति को अपने अनुसार मोड़ने वाले थे। यादव परिवार के मुखिया, आपने हमारे पटेल परिवार के 10 अरब रुपए रोके हुए हैं। क्या आपको अब यह नहीं लौटाने चाहिए? यशवर्धन पटेल ने झटपट कहा, ताकि ईशा पटेल को पहल का मौका न मिले। ओह भतीजे पटेल, आपको नहीं पता, आधा साल पहले हमारी स्थिति बेहतर हो गई थी। हम पैसा लौटाने वाले थे, पर दुर्भाग्य से इस साल की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया। अब हम चाहकर भी पैसा नहीं लौटा सकते। गोपाल यादव, जो कि 40 के ऊपर थे, उन्होंने यह इतनी सधी हुई एक्टिंग से कहा कि कोई भी उन्हें सच मान लेता। ईशा पटेल कुछ कहने ही वाली थी कि अर्जुन कपूर ने अचानक कुछ ऐसा किया कि सब चौंक गए। अध्याय 375। ईशा पटेल कुछ कहने ही वाली थी कि अर्जुन कपूर ने उसका हाथ पकड़ लिया। ईशा ने उलझन भरी नज़रों से अर्जुन की ओर देखा।
अर्जुन ने उसे एक स्पष्ट इशारा दिया, पहले देखो कि यशवर्धन पटेल क्या चाल चलता है, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। यादव परिवार का मुखिया इतना आसान व्यक्ति नहीं लगता। हालांकि ईशा को डर था कि कहीं यशवर्धन बाजी न मार ले, फिर भी उसने अर्जुन पर भरोसा किया और कुछ नहीं कहा। यादव सर, आप बहुत विनम्रता दिखा रहे हैं। हमारा पटेल परिवार भी इस समय आर्थिक रूप से तंगी में है। अगर यादव परिवार वास्तव में पैसे नहीं लौटा सकता तो अपनी कोई संपत्ति गिरवी रख दें। मुझे तो विशेष रूप से संपन्न इंडस्ट्रियल ग्रुप काफ़ी पसंद आया, यशवर्धन पटेल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये सुनते ही गोपाल यादव के चेहरे की मुस्कान अचानक कड़ी हो गई। संपन्न इंडस्ट्रियल ग्रुप यादव परिवार द्वारा विदेश में गुप्त रूप से स्थापित एक नई कंपनी थी। इसकी जानकारी परिवार के अधिकांश लोगों को भी नहीं थी, लेकिन यशवर्धन पटेल को ये कैसे पता चला? अरे, वह तो एक छोटा सा व्यवसाय है, पटेल परिवार जैसे प्रतिष्ठित घराने को इसमें क्या दिलचस्पी होगी? गोपाल यादव ने मुस्कुराते हुए बात को टालने की कोशिश की। जब इतनी हल्की धमकी से कोई असर नहीं पड़ा तो यशवर्धन पटेल ने अपना असली तुरुप का पत्ता खेला। मैंने सुना है कि यादव परिवार के सबसे छोटे बेटे की पढ़ाई कुछ खास अच्छी नहीं है और उसका इस देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में दाखिला पाना लगभग नामुमकिन है। ऐसा करते हैं, अगर यादव परिवार हमारा 10 अरब रुपए का कर्ज चुका देता है तो दुनिया की टॉप 10 नहीं बल्कि टॉप 3 यूनिवर्सिटी में दाखिला पक्का कर दूंगा। जो भी चुनना हो यादव परिवार स्वयं निर्णय ले सकता है। यशवर्धन पटेल की इस पेशकश ने सभी को चौंका दिया। सिर्फ टॉप 3 में से कोई भी? गोपाल यादव के चेहरे पर स्पष्ट दिलचस्पी दिखाई दी। ये ऑफर बेहद आकर्षक था। उन्होंने पहले भी अपने छोटे बेटे को विदेश भेजने की कोशिश की थी, लेकिन सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में दाखिला पाना उनके लिए असंभव था। अगर यशवर्धन पटेल के पास ऐसा कोई विशेष संपर्क है तो? यादव परिवार के मुखिया की हिचकिचाहट देखकर यशवर्धन की मुस्कान और बड़ी हो गई। लो, मेरा प्लान सफल हो गया, अब ये डील पूरी होकर रहेगी। लेकिन ठीक उसी समय अर्जुन कपूर का फ़ोन बज उठा। अर्जुन ने देखा विदेश से कॉल आ रही थी। वह उठकर बाहर चला गया और कॉल उठाए। हेलो, क्या आप सम्माननीय अर्जुन कपूर हैं? मैं अविनाश मेहरा, अफ्रीका का सोने का व्यापारी हूँ। कॉल उठाते ही दूसरी ओर से शुद्ध अंग्रेजी में एक प्रभावशाली आवाज़ आई। सोने का व्यापारी? अर्जुन कपूर थोड़ा चौंक गया। क्या उसके 10 टन सोने की डिलीवरी की बात होने वाली है? जी, मैं अर्जुन कपूर हूँ। नमस्ते श्री अविनाश मेहरा। श्री कपूर, मैंने आपके द्वारा भुगतान किए गए 10 टन सोने का भुगतान प्राप्त कर लिया है। कृपया बताएं इसे कहाँ भेजना है? अर्जुन ने पहले सोचा कि इसे भारत भिजवाना चाहिए, लेकिन फिर तुरंत समझ आया ये संभव नहीं। 10 टन सोने की आमदनी पूरे देश में हलचल मचा देगी। ये हर जगह सुर्खियों में आ जाएगा। सरकारी जांच पड़ताल और कानूनी समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं। फिर इसे सुरक्षित रखने का सवाल भी था। ऐसा करते हैं, आप इसे पैटेक फिलिप के मुख्यालय भेज दीजिए, मैं वहां पर इसकी व्यवस्था करूंगा। अर्जुन ने शांति से कहा। पैटेक फिलिप का यूरोप में मुख्यालय था और उनके पास विशाल सुरक्षा भंडार गृह था। वहां 10 टन सोना सुरक्षित रखा जा सकता था। कोई समस्या नहीं श्री कपूर, मैं इसे पैटेक फिलिप मुख्यालय भेजने की व्यवस्था करूंगा। अविनाश मेहरा ने तुरंत हामी भर दी। इस तरह दोनों के बीच डील फाइनल हो गई। अर्जुन कपूर ने कॉल काट दी और वापस बैठक कक्ष में आया। श्री कपूर, कुछ गंभीर बात थी क्या? गोपाल यादव ने उत्सुकता से पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं जिस सोने का मालिक बना हूं उसकी शिपिंग की व्यवस्था कर रहा था, अर्जुन कपूर ने आसानी से जवाब दिया। लेकिन इस उत्तर ने बैठक कक्ष में सुनामी ला दी। क्या कहा? आपके पास सोना है? गोपाल यादव और यशवर्धन पटेल स्तब्ध रह गए। श्री कपूर, आपने कितने सोने की खरीद की? गोपाल यादव ने धीमी आवाज में पूछा। 10 टन। क्यों? अर्जुन कपूर ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। 10 टन? क्या सोना? 10 टन सोना? ये सोना था, गोभी नहीं। अर्जुन कपूर एक झटके में 10 टन सोना खरीद सकता था। गोपाल यादव और यशवर्धन पटेल शब्दहीन रह गए। उनका पूरा गणित गड़बड़ा गया। यह आदमी कौन है? गोपाल यादव की आंखों में अविश्वास था। वह खुद भी सोना खरीदने की सोच रहे थे, लेकिन उन्हें मुश्किल से कुछ 100 किलोग्राम सोना मिल पाया था। अब अर्जुन कपूर ने एक बार में 10 टन खरीद लिया। यशवर्धन पटेल का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसे लग रहा था कि उसका तुरुप का पत्ता बेकार हो गया है। क्या यादव परिवार अब भी इस आदमी को हल्के में ले सकता है? गोपाल यादव गहराई से सोचने लगे। अब सवाल ये था, क्या वे इस आदमी से टकराने की हिम्मत कर सकते हैं? अध्याय 376। मुझे माफ़ करें श्री कपूर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने ये 10 टन सोना कहां से प्राप्त किया? गोपाल यादव ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं भी कुछ सोना संग्रह करना चाहता हूं। भले ही मैं 10 टन न खरीद सकूं, लेकिन कुछ टन तो ज़रूर ले सकता हूं। यादव परिवार के मुखिया के सवाल सुनकर अर्जुन कपूर के दिमाग में तुरंत एक योजना आ गई। देखो, अब 10 अरब रुपए वापस लेने का तरीका खुद यादव परिवार के मुखिया ने ही दे दिया है।
यादव परिवार के मुखिया ने अर्जुन को चाय परोसी, लेकिन यशवर्धन पटेल के चेहरे पर चिंता की एक लकीर दिखी। आपके कहने का मतलब ये 10 टन सोना मैंने अफ्रीका से प्राप्त किया? अर्जुन कपूर ने सीधे जवाब दिया, लेकिन उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जानकारी छिपा ली। अफ्रीका? अर्जुन कपूर का जवाब सुनकर गोपाल यादव चौंक गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन के संपर्क अफ्रीका तक हो सकते हैं। लेकिन फिर सोचकर देखा तो इतनी बड़ी मात्रा में सोना खरीदना केवल अफ्रीका में ही संभव है। फिर भी श्री कपूर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि अफ्रीका में किससे प्राप्त किया? गोपाल यादव ने उत्सुकता से पूछा। यह एक व्यापारिक रहस्य है, मुझे क्षमा करें, अर्जुन कपूर ने जानबूझकर रहस्यमयी लहजे में जवाब दिया। फिर उन्होंने एक और बात जोड़ी, इसके अलावा क्या यादव परिवार के पास कोई फालतू पूंजी नहीं है? अगर हाँ, तो फिर आप सोने की जानकारी क्यों मांग रहे हैं? अरे, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास अभी भी कुछ निजी धन है। गोपाल यादव ने झूठ मूठ का बहाना बनाया। अगर श्री कपूर का कोई संपर्क है तो क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? मैं भी एक बैच सोना खरीदना चाहता हूं। निश्चित रूप से आपको मेहनताना दिया जाएगा। अब यादव परिवार का मुखिया सीधे अपने असली मकसद पर आ गया। ये सुनकर यशवर्धन पटेल का दिल तेजी से धड़कने लगा। बुरा हुआ, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। कोई समस्या नहीं, मैं यादव परिवार के लिए बिना किसी मेहनताने के यह व्यवस्था कर सकता हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कृपया बताएं, गोपाल यादव ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। मैं अपनी प्रेमिका के साथ यहाँ आया हूँ। उसने अपनी व्यस्त दिनचर्या छोड़कर यहाँ आने का समय निकाला। आप उसे खाली हाथ वापस नहीं भेज सकते, है ना? ये सुनते ही यादव परिवार के मुखिया को तुरंत समझ आ गया कि अर्जुन का क्या मतलब था। तो 10 अरब रुपए चुकाने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा। गोपाल यादव के चेहरे पर उलझन और तकलीफ के भाव आ गए। वास्तव में यादव परिवार के मुखिया को पहले से ही पता था कि उन्हें ये 10 अरब रुपए वापस करना ही होगा। उनकी पूंजी जरूर बड़ी थी, लेकिन प्रतिष्ठा उससे भी अधिक महत्वपूर्ण थी। वह बस समय निकालने की कोशिश कर रहे थे ताकि इस राशि का अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके। लेकिन अब जब सोना खरीदने का सुनहरा मौका मिला तो 10 अरब रुपए लौटाना भी स्वीकार्य लग रहा था। मास्टर यादव, आपके छोटे बेटे की शिक्षा के बारे में क्या ख्याल है? यशवर्धन पटेल ने हड़बड़ाहट में जल्दी से कहा ताकि वह अभी भी डील जीत सके। इस विषय पर बाद में बात करेंगे। गोपाल यादव ने हाथ हिलाकर यशवर्धन की बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया। अब यशवर्धन के चेहरे से सारी मुस्कान गायब हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। यशवर्धन अपने मन में गुस्से से चिल्ला रहा था। मुझे हार माननी पड़ेगी इस आदमी से। अगर यादव परिवार ने 10 अरब रुपए लौटा दिए तो ईशा के प्रेमी के रूप में अर्जुन की साख बढ़ जाएगी। और फिर अर्जुन ने एक और धमाकेदार प्रस्ताव दिया। अगर यादव परिवार मान जाए तो मैं आपके लिए पाटेक फिलिप रेफ 6002G001 खगोलीय टूरबिलोन घड़ी भी दे सकता हूं। इसका असर तुरंत हुआ। क्या? पाटेक फिलिप रेफ 6002G001? आप मजाक तो नहीं कर रहे, श्री कपूर? मैंने कई बार इसे खरीदने की कोशिश की, लेकिन ये घड़ी अब तक मेरी पहुंच से बाहर रही। क्या श्री कपूर का पैटेक फिलिप कंपनी में कोई जान पहचान है? नहीं, पैटेक फिलिप में मेरी कोई जान पहचान नहीं है, क्योंकि मैं खुद पैटेक फिलिप का मालिक हूं। क्या श्री कपूर, आप पाटेक फिलिप के मालिक हैं? यह असंभव है। यादव परिवार के मुखिया अवाक रह गए। क्या मैंने सही सुना? यशवर्धन भी सन्न रह गया। ईशा ने ऐसा प्रेमी कहां से ढूंढ लिया? अब सब कुछ अर्जुन के पक्ष में था। तो यादव परिवार के विचार क्या हैं? अर्जुन कपूर ने मुस्कराते हुए पूछा। गोपाल यादव फिर भी उलझन में थे, लेकिन जब अर्जुन ने खड़े होकर जाने का इशारा किया तो यादव परिवार के मुखिया को अंतिम निर्णय लेना पड़ा। रुकिए श्री कपूर, हम सहमत हैं। अब यादव परिवार को 10 अरब रुपए चुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 10 अरब रुपए ईशा को सौंप दिए जाएंगे। श्री कपूर मुझे अफ्रीकी सोने के व्यापारी से मिलवा देंगे और मुझे पाटेक फिलिप रेफ 6002G001 भी प्राप्त होगी। क्या यही हमारी डील है? बिल्कुल, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। डील पक्की। गोपाल यादव ने सहमति जताई। अब यशवर्धन का चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ गया। पहले ही टकराव में मुझे इस आदमी से हार माननी पड़ी। ईशा को अर्जुन की सहायता से अब अतिरिक्त बढ़त मिल गई है। तभी यादव परिवार का मुखिया एक बैंक कार्ड लेकर लौटा। ये रहा 10 अरब रुपए। गोपाल यादव ने हाथ में बैंक कार्ड थमाते हुए कहा। 10 अरब रुपए की वसूली सफलतापूर्वक पूरी हो गई और उसी क्षण अर्जुन कपूर के दिमाग में सिस्टम की यांत्रिक आवाज़ गूंजी। अध्याय 377। ईशा पटेल के साथ हैदराबाद के यादव परिवार के पास जाओ और 10 अरब की बकाया राशि वापस लाओ। मिशन पूरा हुआ। बधाई हो, आपको मिला रोल्स रॉयस ग्रुप के 6% शेयर, जिससे आप रोल्स रॉयस ग्रुप के चौथे सबसे बड़े शेयरधारक बन गए। शेयर अधिग्रहण अनुबंध आपके स्टडी रूम में रखा गया है, कृपया जांच लें। बधाई हो, आपको मिले 361 अनुभव अंक।
मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। अर्जुन कपूर ने आसानी से 361 अनुभव अंक और रोल्स रॉयस ग्रुप के 6% शेयर प्राप्त कर लिए। इस तरह अर्जुन कपूर के पास रोल्स रॉयस ग्रुप के कुल 11% शेयर हो गए और वह रोल्स रॉयस ग्रुप के चौथे सबसे बड़े शेयरधारक बन गए। उनकी कुल संपत्ति आसानी से 10 अरब रुपए से अधिक बढ़ गई। इस गति से जल्द ही अर्जुन कपूर की संपत्ति 1 ट्रिलियन रुपए से भी अधिक हो जाएगी। अर्जुन कपूर काफ़ी संतुष्ट थे। इसके बाद अर्जुन कपूर ने अफ्रीका की पिछली सोने की खान के मालिक से संपर्क किया और उनका परिचय गोपाल यादव से कराया। ये करने के बाद अर्जुन कपूर ने पैटेक फिलिप के मुख्यालय से 5 दिनों के भीतर पैटेक फिलिप रेफ 6002G001 एस्ट्रोनॉमिकल टूरबिलोन घड़ी हैदराबाद भेजने की व्यवस्था की। धन्यवाद मिस्टर अर्जुन। यादव परिवार के मुखिया ने अर्जुन कपूर से हाथ मिलाया और दोनों पक्षों का सौदा पूरी तरह से संपन्न हो गया। मामला खत्म होने के बाद गोपाल यादव ने व्यक्तिगत रूप से अर्जुन कपूर और ईशा पटेल को विदा किया और यशवर्धन पटेल भी अपनी महिला सहायक के साथ बाहर निकले। ईशा, बधाई हो। यशवर्धन पटेल फिर से मुस्कुराते हुए आए। इस समय वे पुनः चालाक मुस्कुराते हुए व्यक्ति बन चुके थे। धन्यवाद भैया, ईशा पटेल ने यशवर्धन पटेल से थोड़ी दूरी बनाते हुए जवाब दिया। अर्जुन कपूर, तुम सचमुच साधारण नहीं हो। मुंबई आओ तो हमारे पटेल परिवार में जरूर आना। यशवर्धन पटेल ने गहरे अर्थ के साथ कहा। ये बस एक छोटी परीक्षा थी। जब अर्जुन कपूर मुंबई आएंगे और उनके पटेल परिवार में प्रवेश करेंगे तभी दोनों पक्षों के बीच वास्तविक टक्कर होगी। ठीक है, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया, समझते हुए कि सामने वाले का क्या आशय है। किसको डर है, मैं निश्चित रूप से मुंबई जाऊंगा। यशवर्धन पटेल अपनी महिला सहायक के साथ गाड़ी में बैठकर मुंबई लौट गए। अर्जुन कपूर और ईशा पटेल भी वापस उसके विला पहुंचे। विला पहुंचते ही ईशा पटेल ने तुरंत पटेल परिवार के मुखिया महेश पटेल को खुशखबरी दी। क्या ईशा, क्या तुमने सच में यादव परिवार से 10 अरब रुपए की बकाया राशि वसूल ली? महेश पटेल बेहद हैरान थे। अब तक महेश पटेल को विश्वास नहीं हो रहा था। ईशा की गति बहुत तेज थी और उसकी कार्यकुशलता भी अत्यंत ऊंची थी। यादव परिवार पिछले कई सालों से यह पैसा नहीं चुका रहा था। पटेल परिवार के कई बड़े सदस्यों ने प्रयास किया था लेकिन असफल रहे। उन्हें यह उम्मीद ही नहीं थी कि ईशा जैसी युवा सदस्य इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लेगी। दादाजी, ये सब मेरे बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर की वजह से संभव हुआ है। उन्होंने ही यादव परिवार के मुखिया से निपटा। पहली बार ईशा पटेल ने अपने दादा के सामने अर्जुन कपूर का परिचय कराया। पिता से निपटना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए ईशा ने दादा से बात करने की कोशिश की थी। सचमुच? महेश पटेल ने पूछा। पटेल परिवार के मुखिया होने के नाते उन्हें अर्जुन कपूर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। सच में दादाजी, अर्जुन कपूर बेहद प्रतिभाशाली हैं। ईशा पटेल ने महेश पटेल के सामने अर्जुन कपूर की ढेर सारी तारीफ की, जिससे अर्जुन कपूर थोड़ा संकोच महसूस करने लगे। फोन अर्जुन को दो, मैं उससे बात करूंगा। अपनी पोती की बातें सुनकर महेश पटेल ने स्वयं कहा। दादाजी तुमसे बात करना चाहते हैं। ईशा पटेल ने अर्थपूर्ण नजर डालते हुए फोन अर्जुन को दिया। नमस्ते दादाजी, अर्जुन कपूर ने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। हाँ नमस्ते अर्जुन, ईशा की बातें सुनकर मैं तुमसे मिलने के लिए उत्सुक हो गया हूँ। मुंबई कब आ रहे हो? महेश पटेल ने आमंत्रित किया। लगभग 20 दिन बाद दादाजी, अर्जुन कपूर ने उत्तर दिया। रेड्डी परिवार के मामले निपटाने के बाद ही वे मुंबई जा पाएंगे। ठीक है, 20 दिन बाद तुम्हारा हमारे पटेल परिवार में आना तय रहा, महेश पटेल ने कहा। ईशा के पिता की तुलना में महेश पटेल अर्जुन कपूर के प्रति अधिक उत्साह और आशा से भरे थे। पिता ने ईशा को भावी उत्तराधिकारी के रूप में देखा था, जबकि दादा की दृष्टि में ईशा केवल एक पोती थी जिसका विवाह तय था और जो परिवार का कारोबार नहीं संभालेगी। यदि अर्जुन कपूर सचमुच ईशा की कही गई बातों जितने प्रभावशाली और सक्षम हैं, तो महेश पटेल निश्चित रूप से उन्हें अपने भावी दामाद के रूप में स्वीकार करेंगे। आखिरकार ईशा अब तीसरी पीढ़ी की उत्तराधिकारी नहीं बनने वाली थी। इसके बाद ईशा पटेल ने फ़ोन वापस लिया, दादा से कुछ और बातें की, फिर फ़ोन काट दिया। दादाजी के निर्देशानुसार सामान पैक करने के बाद मैं तुरंत मुंबई वापस जाऊंगी, पैसे वापस करूंगी, दादा से इनाम लूंगी और चर्चा करूंगी कि मेरा दर्जा एक स्तर ऊपर कैसे बढ़ाया जाए। ईशा पटेल ने अर्जुन कपूर से कहा। ठीक है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूंगा, अर्जुन कपूर ने कहा। 40-50 मिनट बाद अर्जुन कपूर और ईशा पटेल हैदराबाद हवाई अड्डे पहुंचे। अर्जुन कपूर ने ईशा को विमान में बैठाया। विमान पर चढ़ने से पहले ईशा पटेल ने अर्जुन कपूर को धीरे से चूमा। मेरी अच्छी खबर की प्रतीक्षा करना, कहकर ईशा विमान की ओर जाने लगी। अर्जुन कपूर नुकसान उठाने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तुरंत ईशा को पकड़कर वापस चुंबन लिया। पास के यात्रियों, खासतौर पर पुरुष यात्रियों ने यह दृश्य देखा और अर्जुन से ईर्ष्या की। सार्वजनिक रूप से प्रेम का प्रदर्शन धिक्कार है। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, अर्जुन ने ईशा को दिलासा देते हुए कहा।
दोनों ने अलविदा कहा। अर्जुन कपूर वापस हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। उसी समय हैदराबाद के रेड्डी परिवार में चर्चा चल रही थी। मयंक चौधरी का अंत होने की खबर से रेड्डी परिवार असमंजस में पड़ गया था। वे अभी भी योजना को लेकर झिझक रहे थे। तभी निखिल रेड्डी, महेंद्र रेड्डी के दूसरे बेटे, जो अगले मुखिया के मजबूत दावेदार थे, महेंद्र रेड्डी के कमरे से बाहर आए। उन्होंने सभी को देखकर घोषणा की, चिंता मत करो, मेरे पास अर्जुन कपूर से निपटने के लिए एक जबरदस्त हथियार है। ऐसा दांव जिससे अर्जुन कपूर संभल नहीं पाएगा और अपने माता पिता को याद कर रोएगा। अध्याय 378। दूसरे भाई, आपका गुप्त हथियार क्या है? हाँ, दूसरे भाई, हमें भी बता दो। रेड्डी परिवार के ये सभी सीधे उत्तराधिकारी उत्सुकता से पूछने लगे। यह अभी गुप्त है, चिंता मत करो, तुम लोग जल्दी ही इसे देखोगे। निखिल रेड्डी ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया। ये ट्रम्प कार्ड वह सबसे महत्वपूर्ण वक्त के लिए बचाकर रखना चाहते थे। वे इसे पहले से प्रकट नहीं कर सकते थे, लेकिन एक बात मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि मेरा ट्रम्प कार्ड ऐसा है जिसके बारे में अर्जुन कपूर कभी सोच भी नहीं सकता। निखिल रेड्डी ने गहरे अंदाज में कहा। ये सुनकर रेड्डी परिवार के लोग अब आगे नहीं पूछ पाए। उसी रात अर्जुन कपूर होटल वापस लौटकर आराम करने ही वाले थे कि अचानक उन्हें एक वार्तापत्र मिला। हैदराबाद के पूर्व नंबर 1 भूमिगत बॉस ललित चौहान ने अर्जुन कपूर को अगले दिन सुबह अपने बंगले पर बातचीत के लिए बुलाया था। वार्तापत्र में ललित चौहान ने यह भी लिखा था कि उसने हैदराबाद के कुछ बड़े उद्योगपतियों और भूमिगत बॉसों को भी साक्षी बनने के लिए आमंत्रित किया है। हैदराबाद में सिर्फ एक ही भूमिगत बॉस हो सकता था। अर्जुन कपूर अच्छी तरह समझ गए कि ललित चौहान का मतलब क्या है। पहले वह मयंक चौधरी के सामने तो ठीक चल रहा था, लेकिन अब वैदेही देशमुख ने मयंक चौधरी का इलाका ले लिया था और ललित चौहान से ऊपर हो गई थी। स्वाभाविक था कि ललित चौहान अब ये स्थिति बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह इस बातचीत के माध्यम से अपना खोया स्थान पुनः हासिल करना चाहता था। अर्जुन अभी सोच में ही थे कि तभी वैदेही देशमुख का फोन आया। मिस्टर अर्जुन, मुझे अभी अभी ललित चौहान का वार्तापत्र मिला है। वैदेही देशमुख ने कहा। मुझे भी मिला। अर्जुन कपूर ने कंधे उचकाए। क्या? वैदेही थोड़ा आश्चर्यचकित थी। तुम्हें फ़ोन करने से पहले मैंने भी हैदराबाद के कुछ परिचित भूमिगत बॉसों से पूछा। उन्हें भी निमंत्रण मिला है। वे सब कल सुबह ललित चौहान के बंगले में एक महत्वपूर्ण घटना देखने के लिए बुलाए गए हैं। वैदेही ने आगे कहा। ललित चौहान लंबे समय तक हैदराबाद का नंबर 1 भूमिगत बॉस रहा था। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। कहा जाता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा समर्थक भी था, जिसके कारण वह लंबे समय से इस पद पर बना हुआ था। इस बार ललित चौहान ने इतना हंगामा किया है तो जरूर उसने पूरी तैयारी की होगी। वैदेही समझ नहीं पा रही थी कि उसे जाना चाहिए या नहीं। अगर नहीं गई तो हैदराबाद के भूमिगत जगत की पहली पोजीशन ललित चौहान को आसानी से सौंपनी होगी। वैदेही स्वाभाविक रूप से पीछे हटने वाली नहीं थी, लेकिन वहां जाना भी आसान नहीं होगा। इसलिए वैदेही देशमुख अर्जुन कपूर से सलाह लेना चाहती थी। अर्जुन अभी कुछ बोलने वाले थे, तभी सिस्टम की आवाज़ आई। बीप। अस्थायी मिशन जारी। ललित चौहान के बंगले में जाएं, उससे बातचीत करें और हैदराबाद में भूमिगत जगत के पहले स्थान को सुरक्षित रखें। कार्य की समय सीमा 24 घंटे। कार्य का पुरस्कार जी एंटरटेनमेंट कंपनी के 12% शेयर। कार्य का पुरस्कार 352 अनुभव अंक। फिर से 10 अरब से अधिक का पुरस्कार। अर्जुन कपूर की आंखें चमक उठीं। मौजूदा स्थिति में उन्हें 300 अरब की कुल संपत्ति तक पहुंचने के लिए सिर्फ 20 अरब रुपए की जरूरत थी। अगर वे ये कार्य पूरा करते हैं, जी एंटरटेनमेंट ग्रुप के 12% शेयर प्राप्त कर लेते हैं, तो अर्जुन की संपत्ति तुरंत 300 अरब रुपए से ऊपर हो जाएगी। ये सोचते ही अर्जुन कपूर उत्साहित हो उठे। जब वो व्यक्ति इतना साहसी है तो हमें डरने की क्या जरूरत है। चलो उससे बातचीत करके देखें कि वो आखिर चाहता क्या है। अर्जुन कपूर ने वैदेही देशमुख को जवाब दिया। बाकी कल देखा जाएगा। ठीक है, वैदेही देशमुख ने हामी भरी। समय धीरे धीरे बीतता गया। अगले दिन सुबह अर्जुन कपूर, वैदेही देशमुख और वैदेही के कुछ सहयोगी ललित चौहान के बंगले की तरफ रवाना हुए। सुरक्षा के लिए अर्जुन कपूर ने नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप की एक स्पेशल टीम को ललित चौहान के बंगले के आसपास तैनात किया था। इस समय नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप की ताकत पर्याप्त नहीं है। अर्जुन कपूर धीरे से बुदबुदाए। नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप की कुल 3 विशेष टीमें थीं, जिनमें से 2 पहले से ही गोवा भेज दी गई थीं। वहां वे अश्वगति रेसकोर्स की सुरक्षा में लगी थीं। अब अर्जुन कपूर के हाथ में सिर्फ एक छोटी टीम बची थी, जो संख्या में कम थी। कोलकाता प्रांत में नंबर 1 रहा नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप अपनी जगह मजबूत था, लेकिन कोलकाता प्रांत के बाहर इसकी ताकत उतनी प्रभावी नहीं थी। राष्ट्रीय स्तर पर यह लगभग 10वें से 20वें स्थान पर था। अभी हैदराबाद में तो काम चल सकता था, लेकिन भविष्य में मुंबई जाने पर यह ग्रुप काम नहीं आएगा। अर्जुन कपूर को अब राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम टॉप 5 या टॉप 3 सिक्योरिटी ग्रुप की जरूरत थी। लगभग आधे घंटे बाद वे सब ललित चौहान के बंगले पहुंचे।
ललित चौहान का बंगला हैदराबाद शहर के बाहर शांत पहाड़ी के नीचे था, जो विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। उस समय वहां करीब 20-30 महंगी लग्जरी गाड़ियां खड़ी थीं, जिनमें हर गाड़ी की कीमत 5 करोड़ से कम नहीं थी। अर्जुन कपूर और वैदेही देशमुख गाड़ी से उतरे और अपने कुछ लोगों के साथ बंगले की तरफ बढ़ने लगे। उन दोनों को आता देख वहां मौजूद मेहमानों की नज़रें उन पर पड़ीं, लेकिन कुछ पुराने परिचितों को छोड़कर किसी ने भी उनका अभिवादन नहीं किया। इन सभी लोगों को लग रहा था कि बातचीत में निश्चित तौर पर ललित चौहान की ही जीत होगी। आखिरकार ये ललित चौहान का इलाका था, वह भी पिछले 10 वर्षों से नंबर 1 रहा था। ये दो युवा उसका सामना कैसे कर पाएंगे? कुछ ही देर में 40 साल का दुबला पतला लेकिन घमंडी सा दिखने वाला व्यक्ति बाहर निकला। यही ललित चौहान था। उसके आते ही सारे मेहमान उत्साह से उसे घेरने लगे। ये दृश्य बिल्कुल उल्टा था जो अर्जुन कपूर और वैदेही के प्रवेश के समय दिखा था। ललित चौहान ने संक्षिप्त जवाब दिया और फिर अर्जुन और वैदेही की तरफ देखकर ठंडी आवाज में बोला, चलो शुरू करें। तीनों बैठ गए। ललित चौहान के सैन्य सलाहकार ने कुछ दस्तावेज अर्जुन और वैदेही को सौंपे। जैसे ही अर्जुन ने दस्तावेज खोले, उनका चेहरा सख्त हो गया। ललित चौहान ने तो हद ही कर दी थी। अध्याय 379। ये दस्तावेज एक समझौता था। इसमें लिखा था कि सबसे पहले वैदेही देशमुख खुद हैदराबाद के नंबर 1 भूमिगत बॉस का पद छोड़ देंगी। साथ ही आने वाले हर साल अपनी कमाई का आधा हिस्सा 50% ललित चौहान को देना होगा। सामान्यतः इस तरह के समझौतों में 20% से अधिक हिस्सा कभी नहीं मांगा जाता, पर ललित चौहान ने सीधे 50% की मांग रख दी थी, जो अत्यंत बेतुकी थी। वैदेही देशमुख जैसे ही विरोध करने वाली थी, अर्जुन कपूर ने कुछ ऐसा कहा जिससे वैदेही भी हैरान हो गईं। मुझे तो इस समझौते में कोई दिक्कत नहीं लगती। ये सुनकर वैदेही हैरान रह गईं। ललित चौहान और उसका सलाहकार दोनों व्यंग्य से मुस्कुराए। सभी मेहमान भी चुपचाप आपस में बातें करने लगे। उन्हें लगा अर्जुन कपूर शायद डर गए हैं, उनमें हिम्मत नहीं है। अगर कपूर साहब को समझौते से कोई समस्या नहीं है तो तुरंत हस्ताक्षर कर देते हैं। ललित चौहान ने व्यंग्य भरी मुस्कान से कहा, इसमें सिर्फ एक छोटी सी बात बदलनी होगी। अर्जुन कपूर ने तुरंत जवाब दिया। क्या? ललित चौहान ने पूछा। इस समझौते में पार्टी ए और पार्टी बी की जगह बदल दो। इसका अर्थ है कि अब से हर साल तुम अपने मुनाफे का 50% हिस्सा हमें सौंपोगे। अर्जुन कपूर ने दबंग आवाज में कहा, यह मत भूलो कि फिलहाल हैदराबाद के नंबर 1 भूमिगत बॉस वैदेही हैं, तुम सिर्फ नंबर 2 हो। अर्जुन के इतना कहते ही पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। ललित चौहान ने तुरंत सख्ती से कहा, कपूर साहब, यह मत भूलिए कि मयंक चौधरी के साथ लड़ाई के बाद वैदेही की ताकत कम हो चुकी है। वो नए इलाकों को इतनी जल्दी नियंत्रण में नहीं ला पाएगी। वैदेही की शक्ति हाल ही की लड़ाई से प्रभावित हुई थी और मयंक चौधरी के नए इलाके अभी तक पूरी तरह काबू में नहीं आए थे। इस समय अगर फिर से टकराव हुआ तो वैदेही की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो युद्ध करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा कौन जीतेगा। अर्जुन कपूर ने शांत स्वर में कहा। भले ही उनकी नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप की ज़्यादातर टीम गोवा में अश्वगति रेसकोर्स की सुरक्षा में लगी थी, लेकिन अर्जुन कपूर ने अभी अभी त्यानेंग सिक्योरिटी ग्रुप के प्रमुख शेयरधारकों से दोस्ती की थी। हैदराबाद में वे जब चाहें इस शक्तिशाली ग्रुप की मदद ले सकते थे। अर्जुन के तेवर देखकर ललित चौहान और उसका सलाहकार घबरा गए। वैदेही ने जिस तरीके से मयंक चौधरी को खत्म किया था, शायद उसी तरह का गुप्त हथियार अब भी उनके पास था। मेरे ख्याल से इतनी जटिलता की जरूरत नहीं। हम भूमिगत दुनिया के लोग हैं, असली फैसला तो हाथापाई में ही होता है। क्यों न एक मुकाबला हो जाए, जो जीतेगा वही बॉस होगा। ललित चौहान ने कहा। ललित भाई, इतने लोगों के सामने मारपीट ठीक नहीं होगी। सलाहकार ने तुरंत कहा। दोनों ही हैदराबाद के बड़े लोग थे, सीधी मारपीट से प्रतिष्ठा पर आंच आती। तो ऐसा करते हैं, तलवारबाजी का मुकाबला करते हैं। ये तरीका ज्यादा सभ्य रहेगा। ललित चौहान ने प्रस्ताव दिया। वैदेही भी तैयार थीं, क्योंकि उन्हें लगा ये युद्ध से बेहतर विकल्प होगा। वैदेही कुछ बोलने ही वाली थीं कि अर्जुन कपूर ने अचानक कहा, ये मुकाबला मैं लड़ूंगा। पर वैदेही चौंक गईं। तुम पीछे रहो। ललित चौहान साधारण नहीं है, उसके पास कुछ तो गुप्त कौशल होगा। मैंने तलवारबाजी सीखी हुई है, मुझ पर भरोसा करो। अर्जुन कपूर ने दृढ़ स्वर में कहा। अर्जुन के भीतर आत्मविश्वास था। लंबे समय पहले उन्होंने सिस्टम से शीर्ष तलवारबाजी का कौशल हासिल किया था, पर इसे इस्तेमाल करने का मौका कम ही मिला था। अब ये हुनर काम आने वाला था। ललित चौहान को भी कोई आपत्ति नहीं थी। वह तलवारबाजी में अच्छा था और जानता था कि अर्जुन कपूर उसके सामने नहीं टिकेंगे। मुकाबला शुरू होने से पहले ललित चौहान ने घमंड से कहा, कपूर साहब, ज्यादा चोट न लगे इसलिए तुम्हें 3 चाल की छूट दूं क्या? अर्जुन ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, नहीं, 3 चाल के अंदर तुम हार जाओगे। अध्याय 380। अर्जुन कपूर के इतना कहते ही पूरा हॉल अचानक सन्नाटे में डूब गया। 3 चालों में ही? अर्जुन कपूर ने अभी अभी कहा था कि वे ललित चौहान को 3 चालों के भीतर ही हरा देंगे।
कुछ सेकंड के भयानक सन्नाटे के बाद पूरा माहौल तुरंत उबल उठा। हे भगवान, ये अर्जुन कपूर बहुत ज्यादा ही घमंडी है। 3 चाल, ये मजाक है क्या? ये युवक अपनी सीमाएं नहीं जानता। डॉट 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 डॉट। वहां मौजूद मेहमान इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। यहां तक कि वैदेही के कुछ पुराने परिचित भी अर्जुन की बात पर आश्वस्त नहीं थे। ललित चौहान ने अपने इलाकों को पाने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी थीं। सुना था कि उसने देश के शीर्ष तलवारबाजों से प्रशिक्षण लिया था, उसका स्तर बहुत उच्च था। इसलिए उसने मुकाबले की शर्त बड़े आत्मविश्वास से रखी थी। ठीक है, देख लेते हैं कौन 3 चालों के अंदर किसे हरा सकता है। इतना कहते ही ललित चौहान ने अपने हाथ में तलवार लेकर सीधा अर्जुन कपूर की छाती की तरफ हमला किया। अर्जुन कपूर ने पहले से ही सिस्टम द्वारा अपनी गति बढ़ा ली थी। ये वृद्धि सामान्य व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक थी। जैसे ही ललित चौहान ने हमला किया, अर्जुन कपूर ने बड़ी फुर्ती से बगल हटकर उसका वार टाल दिया। इससे पहले कि ललित संभल पाता, अर्जुन की तलवार उसकी बाईं बांह और बाएं कंधे पर पड़ चुकी थी। किस्मत से ललित चौहान ने सुरक्षा के कपड़े पहने थे, वरना उसे अभी गंभीर चोट लगी होती। कमीना, ललित चौहान गुस्से में बुदबुदाया। उसने अर्जुन को बहुत हल्के में ले लिया था। ये लड़का तो बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। वहीं आसपास खड़े मेहमान पूरी तरह से हैरान थे। एक ही वार में ललित चौहान जैसे ताकतवर व्यक्ति को 2 जगह चोट पहुंचा दी थी अर्जुन ने। अभी जो नियम तय हुए थे उसके मुताबिक जो पहले अपने प्रतिद्वंद्वी को 5 जगह हिट करेगा वही जीतेगा। अर्जुन एक ही चाल में 2 जगह पर हमला कर चुके थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्जुन कपूर की 3 चाल वाली बात सच होने जा रही थी। वैदेही देशमुख भी हैरानी और खुशी से अर्जुन की तरफ देखने लगीं। वे जानती थी कि अर्जुन शक्तिशाली हैं, लेकिन इस स्तर पर वे तलवारबाजी में माहिर होंगे, ये उसने कभी सोचा नहीं था। ललित चौहान ने फिर से अर्जुन पर हमला किया। इस बार अर्जुन ने ललित चौहान के हमले को टालने की बजाय सीधे मुकाबला किया। दोनों की तलवारें आपस में टकराईं। मुकाबले में अर्जुन कपूर ने सिर्फ 2 चालों के भीतर ललित चौहान को बाकी 3 जगह भी मार दिया। ललित चौहान की तलवार उनके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गई। ललित चौहान बुरी तरह हार चुका था। वह स्तब्ध होकर अर्जुन कपूर को देख रहा था। वह वास्तव में हार गया। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। सभी दर्शकों के चेहरे पर आश्चर्य था। जो लोग पहले ललित चौहान की चापलूसी कर रहे थे, वे अब तुरंत अर्जुन की तारीफ करने लगे। वाह कपूर साहब, आपका कौशल वाकई अद्भुत है। मैंने तो पहले ही कहा था कि अर्जुन कपूर असाधारण हैं। ललित चौहान को तो बस खाली घमंड है। ललित चौहान ने अपनी सिर की सुरक्षा टोपी उतारकर जमीन पर फेंकी। अर्जुन कपूर, तुम जीत गए। हैदराबाद का नंबर 1 भूमिगत बॉस अब तुम हो। ललित चौहान ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। हैदराबाद में भूमिगत बॉस की स्थिति सुरक्षित रखने के लिए ललित चौहान के बंगले पर बातचीत करें, मिशन पूरा हुआ। बधाई हो, आपको मिले जी एंटरटेनमेंट कंपनी के 12% शेयर अधिग्रहण समझौता आपके स्टडी रूम में रख दिया गया है, कृपया जांच लें। बधाई, आपने 352 अनुभव अंक प्राप्त किए। सिस्टम के ये शब्द सुनते ही अर्जुन कपूर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इन शेयरों के मिलने से अब उनकी कुल संपत्ति लगभग 300 अरब रुपए के बेहद करीब पहुंच गई थी। अब सिर्फ आज का एक और पुरस्कार आने की देर थी और अर्जुन कपूर की कुल संपत्ति 300 अरब रुपए पार कर जाएगी। अब वह समझौता साइन कर लें। अर्जुन ने ललित चौहान के सलाहकार द्वारा दिया गया समझौता पत्र उठाते हुए कहा। बिल्कुल, ललित चौहान ने कहा, फिर अचानक संजीदा स्वर में बोला। लेकिन मैं ये समझौता साइन नहीं कर सकता। ये सम्मान की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक और कारण है। इतना कहते हुए ललित चौहान ने एक ऐसा बड़ा राज बताया जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों को हैरान कर दिया।